हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सीडीपी विद नाज। आज हम पढ़ेंगे गैस्टोल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे हम सूच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किया था मैक्स वर्दीमर ने। ये 1911 की बात है और जो जर्मनी के रहने वाले थे। और इस थ्योरी से रिलेटेड मोस्टली 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है मैक्स वर्दीमर, सेकंड है कोहलर एंड थर्ड है कोफका। जितने भी सारे प्रयोग किए थे वो कोहलर ने किए थे 1916 में, और जो इनके सहयोगी थे मेन रूप से वो थे कोफका। अब जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, उसमें ये पूछा जाएगा कि इस थ्योरी का प्रतिपादक कौन था, तो हमें जाना है वर्दीमर के साथ। और अगर पूछे कि प्रयोगकर्ता कौन था, तो हमें जाना है कोहलर के साथ। ये हो गया। उसके बाद करते हैं कि इस थ्योरी को प्रसिद्धि मिली थी, वो 1920 में मिली थी, थ्योरी ऑफ गैस्टोल के नाम से। एंड जो प्रयोग हुए थे वो सब हुए थे। कोहलर का एक चिंपैंजी था, मोस्ट इंटेलिजेंट चिंपैंजी था। उसके पास बहुत सारे चिंपैंजी थे एक्चुअल में, लेकिन जो उसने प्रयोग किया था वो किया था सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। देन आगे चलते हैं कि गैस्टोल किस भाषा का वर्ड है। एग्ज़ाम्स में हमारे पास ये भी आ जाता है कि गैस्टोल किस भाषा का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है। तो समझने वाली बात है कि ये इसका जो ये भाषा कौन सी है इसकी, वो ये जर्मन भाषा का वर्ड है। क्योंकि जो हमने पीछे देखा है कि जो वर्दीमर थे वो जर्मनी के थे, तो ऑब्वियस बात है कि ये जर्मन भाषा का ही वर्ड होगा, और जिसका मीनिंग है संपूर्ण आकार। ये प्रॉब्लम को एज अ होल लेके चलते थे, ये अंश की बात नहीं करते थे। ये कहते थे कि जब तक हमें हमारी आंखों के सामने पूर्ण रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम उसके सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। तो अब हो गई है इसकी बात। देन अब आते हैं इसके उपनाम पे। इसके काफ़ी सारे उपनाम हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट उपनामों से हमारे पास एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जिसमें है गैस्टोल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत, और अवयवी सिद्धांत। एंड ये इसके थोड़े से नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने 2 टाइप के प्रयोग किए थे, जो किए थे, फर्स्ट है बॉक्स पर आधारित समस्या और सेकंड है छड़ी पर आधारित समस्या। तो हमको पता है कि उसने चिंपैंजी के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। तो उसने फर्स्ट प्रयोग में क्या किया कि एक उसने रूम में चिंपैंजी को और 3 बक्सों को बंद कर दिया। 3 बक्से लिए और उसको एक रूम में रखा। एक इस कोने में रख दिया, एक उस कोने में और एक इस कोने में। उसने 3 कोनों में 3 बक्सों को प्रेस कर दिया एंड छत में एक केले का गुच्छा टांग दिया, और उस रूम में उसने चिंपैंजी को छोड़ दिया। और उस टाइम पे चिंपैंजी भूखा था, मतलब उसे भूख लगी हुई थी। तो वो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई करतब करेगा, कोई ना कोई एफर्ट्स लगाएगा उस केले को प्राप्त करने के लिए। तो वो यही देखना चाहता था कि देखते हैं कि ये कैसे किस अप्रोच का प्रयोग करेगा उन केलों को उतारने के लिए। तो वो कहीं से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो देखते हैं कि कैसे करने वाला है। तो चिंपैंजी ने क्या किया, पहले उसने बॉक्स उठाया और उसको बीच में प्लेस कर दिया, केले के गुच्छे के बिल्कुल नीचे, और उस पर चढ़ के उसको ट्राई किया उतारना। देन उसने देखा कि वो नहीं हुआ, तो वो थक के, मतलब 2-4 बार प्रयास किया उसने और थक के वो बैठ गया। देन उसके बाद उसने फिर दूसरा बॉक्स उठाया और उसके ऊपर प्लेस किया, और ऐसे ही उसने फिर वो उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उससे तब भी नहीं उतरा। देन उसने बहुत सारे प्रयास किए, तो उससे नहीं हुआ। तो वो क्या हुआ, शिथिल मतलब निष्क्रिय होकर थोड़े टाइम के लिए बैठ गया। जैसे हम प्रयास करने के बाद थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल एकांत में चुपचाप बैठ जाते हैं। तब उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं तीनों बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के और फिर उतार के देखूं। तो उसने ऐसे ही किया। मतलब वो जो टाइम था जिसमें वो निष्क्रिय बैठा था, उसमें उसको एक सूझ, अचानक से उसके दिमाग में एक सूझ उत्पन्न हुई, जिससे उसने उस बॉक्स पे चढ़ के और केले को उतार लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया।
देन अब एक एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट हो गया था, जो वो चाह रहा था कोहलर, उसको वो मिल चुका था उसका रिज़ल्ट। देन उसको प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि हम एक ही समस्या को लेके हम थ्योरी नहीं बना सकते। देन उसके लिए हमें दूसरी समस्या के ऊपर भी कुछ काम करना होता है। देन कोहलर ने क्या किया, दूसरी समस्या में, इसको हम बोलते हैं छड़ी पर आधारित समस्या। इसने 2 छड़ियाँ ली। दोनों छड़ियों की विशेषता ये थी कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती थी। तो उसने चिंपैंजी को ऐसा जैसे पहले बंद किया था, वैसे ही 2 छड़ियों के साथ और एक केले का गुच्छा जो उसने ऊपर छत में टांगा हुआ था, उसको बंद कर दिया और चिंपैंजी को वैसे ही भूखी हालत में छोड़ दिया उस कमरे में, और खुद से नोटिस किया कहीं बैठ के कि देखते हैं चिंपैंजी क्या रिएक्शन करता है। तो चिंपैंजी ने छड़ी उठाई और उसको उतारने की कोशिश की, कूद मार के कैसे भी करके। तो उसने उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन जब उसने काफ़ी सारे प्रयास करने के बावजूद उससे नहीं उतरी, तो वो थक हार के वैसे ही बैठ गया, थोड़े टाइम के लिए निष्क्रिय हो गया। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, सूझ आई कि मैं क्यों ना इसको नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो खेलने लग गया उन दोनों छड़ियों के साथ। उसने जब छड़ियों के साथ खेलना स्टार्ट किया, तो उनकी जो विशेषता थी वो काम कर गई। वो दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ गई और वो एक लंबी छड़ी बन गई। तब उसने क्या किया, चिंपैंजी ने उस छड़ी को यूज़ किया और अपने केले उतारे और अपनी भूख को शांत किया। देन ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। अब इस बात से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी समस्या होती है, उसको एज़ अ होल लेके चलना होता है। जब तक वो समस्या हमारे सामने पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं की जाएगी, तब तक हम उसके सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। तो ऐसे ही इस थ्योरी में हमारे सामने था। अब हम इस थ्योरी के कुछ महत्व और गुण हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, जैसे हमने बताया, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनकी थ्योरी में, क्योंकि वो एज अ होलनेस पे वो बिलीव करते थे। वो समस्या को पूर्ण रूप से देखने में विश्वास करते थे। उससे पहले क्या था कि थॉर्नडाइक का ज़माना था। थॉर्नडाइक की थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर मेथड, वो चली हुई थी। सब साइकोलॉजिस्ट उस पर ही बिलीव करते थे कि ऐसा ही होता है। लेकिन जब ये थ्योरी आई, तब सबको ये मानने पे मजबूर होना पड़ा कि सूझ का भी महत्व होता है हमारी लर्निंग में, जो अचानक आती है। लेकिन क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें अभ्यास करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर। तो हम हमें इसमें अचानक जो सूझ होती है, वो अचानक ही उत्पन्न होती है। वो कभी एकदम से उत्पन्न होती है, वो प्रयासों से और इससे नहीं आती है। तो उन्होंने ज़्यादा बल किस पे दिया, सूझ पे दिया। सेकंड है कठिन विषयों के लिए उपयोगी। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है कि ये कठिन विषयों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि हम एक बार एक चैप्टर को रीड करके उसको थॉरोली समझ के उसके बाद जब हमारे सामने उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उनको एक अपने सूझ का प्रयोग करते हैं, तब उस समस्या को सॉल्व करते हैं। लाइक मैथ्स में ऐसा होता है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके पूरे थॉरोली कॉन्सेप्ट्स को जांचने के बाद जब हमारे दिमाग में हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम उनका सॉल्यूशन ऐसे ही ढूंढते हैं। देन है स्वयं करके सीखना, कि इसमें बंदा खुद स्वयं ही करके सीखता है। फिर है चिंतन, सीखना स्मृति में मददगार। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और इनके ही माध्यम से इन्होंने बताया कि हमारी थ्योरी दूसरों की थ्योरी से कैसे डिफरेंट है। इन्होंने 3 चीज़ें दी थी, चिंतन, सीखना और स्मृति। ये तीनों याद रखनी है, बिकॉज इनसे हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन है गणित, भूगोल इत्यादि, इतिहास आदि विषयों में प्रयोग। इनका इन तीनों विषयों में, और भी बाकी विषय होंगे जिनमें इनका प्रयोग किया जा सकता है। इससे आज ये हमारी थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। देन थैंक यू वेरी मच।